वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मुल्क में कोरोना वायरस का काउंट इस वक्त जो अमवात हैं इस वक्त 895 अमवात के साथ 41,000 से ज़ायद हो चुका है। हुकूमत लॉकडाउन से निकलकर हालात को मोहतात अंदाज में जुज़वी तौर पर मामूल में लाने के लिए कोशां है, लेकिन इस दौरान एक अमल जो हुकूमती फैसला साजी में तवातर से नज़र आ रहा है वो ये है कि ऐलानात जल्दी में कर दिए जाते हैं, जबकि इन पर अमल दरामद के लिए सोचो विचार बाद में शुरू किया जाता है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब शुरू दिन से कह रहे थे कि मुकम्मल लॉकडाउन अमली हल नहीं है और स्मार्ट लॉकडाउन करना है, तो उस स्मार्ट लॉकडाउन में अमूर कैसे आगे लेकर चलाने हैं, आगे किस तरह चलने हैं, इस पर वाज़ेह हिकमत अमली नज़र नहीं आई है। मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा, ये फैसला भी रवां हफ्ते में किया गया। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसले को ले लें तो ऐलान पहले हो गया है, लेकिन इस पर अमल दरामद कैसे होगा, सोचो विचार जो है वो अब हो रहा है। ऐसा रवैया फैसला साजी में क्यों है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ दूसरी जानिब अगर हम देखें तो मुल्की सियासी हालात जो हैं उन पर भी बात करेंगे कि जो कोरोना के हवाले से एक जो सिचुएशन पैदा हुई है उसको सियासी मंजरनामे में अगर लाएं तो हमें कोई तब्दीली नहीं नज़र आ रही। वही इल्ज़ाम तराशी, वही बयानबाजी और दोनों साइडें कोई मौका इसका जो है वो छोड़ नहीं रही, हुकूमत हो या अपोजिशन। असेंबली का इजलास अपोजिशन ने जतन करके बुलवाया, लेकिन जो इजलास में हुआ क्या उससे पार्लिमानी रवायत की सरबुलंदी हुई? इस तरह नैब के नए केसेस के हवाले से जो रवा हफ्ते मामलात सामने आए हैं उसमें हुकूमत शहबाज शरीफ साहब से मुताल्लिक जो इल्ज़ामात सामने लाई है उनकी टाइमिंग पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। क्या ईद के बाद वाकई कोई बड़ी एहतसाबी लहर आ रही है, जैसे कि हुकूमती वज़रा तासुर दे रहे हैं? ये वो तमाम मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। जनाब औरिया मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ हमें कुछ ही देर में आरिफ निज़ामी साहब भी ज्वाइन करेंगे और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और ये साहब वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। और ये साहब ये बताइए कि अब हम देख रहे हैं, तवातर से देख रहे हैं कि ऐलानात जो हैं वो पहले हो जाते हैं, हिकमत अमली जो है वो बाद में डिसाइड की जाती है। अभी ट्रांसपोर्ट के मामले को देख लें, 20% फेयर्स में कट की बात की गई, साथ ही साथ ये कहा गया कि जी एक सीट छोड़ के जो है वो बिठाया जाएगा। उस पर ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं कि हमें तो ये फीजिबल ही नहीं है और हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। अब वो डिसाइड किया जा रहा है कि क्या SOPs होंगे, किस तरह उनको लेके चलना है। क्या बेहतर ना हो कि स्टेक होल्डर्स के साथ पहले डिसाइड कर लें फिर आके अनाउंसमेंट्स करें? देखिए, पाकिस्तान की इस वक्त जो 2-3 माह की सूरत हाल नज़र आ रही है, इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होती जा रही है कि पाकिस्तान की हेल्म ऑफ अफेयर्स पे जो लोग बैठे हुए हैं उनका आवाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप देख लीजिएगा जितने लोग भी हैं ये वो लोग फैसला साजी के अंदर शामिल हैं कि जिन्होंने आवाम के सामने कभी जवाबदेह नहीं होना। मतलब आप खुद सोच लें कि इस वक्त जितने लोग भी वो वहाँ पर इस मामले को डील कर रहे हैं, खा वो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हों, खा वो सानिया निश्तर हों, खा वो जुल्फ़ी बुखारी हों या कोई और 4-5 लोग जितने भी इस वक्त हेल्म फेयर बैठे, जो इमरान खान साहब के खुद अपॉइंटी हैं। और ये वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान से बाहर अमूमन रहा करते थे और यहाँ पाकिस्तान जब आते थे तो अपना सैनिटाइज़र भी साथ लाते थे, अपना जो मिनरल वाटर भी साथ लाते थे, अपना और भी लगाया करते थे, बहुत बड़ा जो होता है जनरेटर वगैरह भी लगाते थे, और पाकिस्तान के निज़ाम को गालियाँ वालियाँ दे के चले जाते थे कि यार तुम लोगों ने 70 साल में किया ही कुछ नहीं। यही वजह है कि कोई पॉलिसी नहीं बन सकी पहले दिन से। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में इतना आसान था ये सोचना कि पाकिस्तान को किस हद तक हम फीड कर सकते हैं। आप पाकिस्तान 1,80-90 मीट्रिक टन जो गंदम पैदा करता हो और 50 लाख गंदम बाहर एक्सपोर्ट भी करता हो, तकरीबन इसी तरह चावल पैदा करता हो, 50% चावल बाहर ज़रूरियात ज़िंदगी में बेच सकता हो, जो दालें 70 लाख टन मीट्रिक टन कहता हो, 2-2.5 लाख वापस बेच सकता हो, तो उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं था कि उसको खुराक 5-6 महीने के लिए देखा जाता कि दी जा सकती है। और दूसरा ये असेस करना था कि हमारे पास हॉस्पिटल के बेड कितने हैं, कितने मरीजों को देख सकते हैं, उसी हिसाब से प्लान करना था। फिर दूसरी बात यह थी कि पाकिस्तान के अंदर 3,50,00,000 करीबन घराने हैं जो रहते हैं, 3,20,00,000। इन 3,20,00,000 को अगर आप 100 के घरों के क्लस्टर पे भी तकसीम करते तो ये टोटल तकरीबन 3,02,000 क्लस्टर बनते हैं। और ये 3,02,000 क्लस्टर जो हैं ये पूरे मुल्क में मौजूद थे, जिनमें से 50,000 तो गाँव हैं, जिनको निकाल दें तो 2.5 लाख क्लस्टर बन जाते हैं। 10 लाख टीचर आपके पास मुकम्मल तौर पर फारग बैठे हुए थे, 2 लाख लेडी हेल्थ विजिटर्स और दूसरी
लोग बैठे हुए थे, फॉरेस्ट के गार्ड बैठे हुए थे। आप 100 घरों का क्लस्टर बना लेते और देख लेते कि 100 घरों में से कितने घराने हैं जिनको आपने खुराक पहुंचानी है, 15-20, और लोकल लेवल पे भी आप रेंज हो सकता था, नहीं होता तो ऊपर से दे देते। लेकिन वो जिससे कहते हैं डिजिटलाइज मॉनिटरिंग हो रही है, हम जनाब नादरा के उसके ऊपर से देख रहे हैं, हम नादरा से तकसीम कर रहे हैं। दुनिया पूरी में जो वेलफेयर होती है वो केस टू केस होती है, वहां जाके जांच बताया जाता है, देखा जाता है उसकी नीड क्या होती है, सब कुछ क्या होता है। 3 महीनों में कोई प्लानिंग समझ नहीं आई। और अब इस वक्त पता है क्या हुआ है, अब इस वक्त तो ये हो रहा है कि आपने एक मरीज की जान बचाने की अलटप कोशिश की और आखिर में उसको बीमारी के समुद्र में फेंक दिया, जाओ जहन्नम में जाओ, ये सब कुछ खोल दिया, अब जो तुम्हारी मर्जी जो तुम करते जाओ। और इसके पीछे एक फिलॉसफी है जो वहां इस वक्त इस्लामाबाद में डिस्कस हो रही है, जो आपको नहीं बताई जा रही। मैं आपको बताऊं, चूंकि मेरी 31 साल ब्यूरोक्रेसी में गुजरी है, वो फिलॉसफी ये है कि एक होती है हर्ड इम्यूनिटी। आप चूंकि डॉक्टर हैं, आप जानती हैं कि हर्ड इम्यूनिटी जो होती है कि जब मेजॉरिटी को जब कोरोना हो जाएगा तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो तो सोच के भी मैं लरस जाता हूं कि मतलब जाएगा 15-20 लाख लोग मर जाएंगे और इलाज ठीक हो जाएंगे। अगर आप फिगर्स निकालें तो 30 लाख कम से कम जो है वो मरेंगे और 30 से 35 लाख और तकरीबन 75 लाख को जो है वो वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो तो वाकई एक लर्जा देने वाला जो है वो फिगर है। अब मैं जरा मजहर अब्बास साहब की तरफ चलती हूँ। मजहर साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? मतलब अगर आपने कोई भी हिकमत अमली बनानी है, हम ये देख रहे हैं अब जो अनाउंसमेंट पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि जी 20% किरायों में जो है वो कमी होगी। ठीक है, लॉजिकल बात समझ में आती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स अगर 1 रुपया भी ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएं, पेट्रोल की प्राइसेस जाएं तो फौरन किराए बढ़ा देते, तो नीचे आइए तो उसको एडजस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर द स्टेक होल्डर्स, आप उन पे कोई मुसल्लत चीज़ नहीं कर सकते। ये सारे प्राइवेट जो हैं ये ट्रांसपोर्टर्स हैं, हुकूमत कोई हुकूमत की ट्रांसपोर्ट नहीं है। अब आपने एक ऐलान कर दिया कि उस पर उनका जो है रद्द अमल आ रहा है, अब स्ट्राइक की बात हो रही है, पैसे का बीच में आम आदमी, ये क्या कर रहे हैं? शुक्रिया मारिया। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जितनी सिचुएशन इस वक्त है उससे वो चीज़ें कंट्रोल अब भी हो सकती हैं। हमारी देखिए, हमारी ज़्यादातर आबादी जो है वो रूरल एरियाज़ में रहती है, और अगर आप रूरल एरियाज़ का जायज़ा लें या वहाँ के लोगों से मालूम करें तो वहाँ शायद कोरोना डिस्कस भी नहीं हो रहा इस तरह जिस तरह हम डिस्कस करते हैं। उसको वो एक अर्बनाइज्ड बीमारी ज़रूर कह रहे हैं। और ये जो आपकी इंट्रा-सिटी ट्रांसपोर्ट रोकी गई है, उसकी भी एक बड़ी वजह यह है कि जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं और जो हमारे ज़ाहिर है उसमें फूडल लॉर्ड्स भी हैं, वो ये समझ रहे हैं कि अगर ये जी, मेरा ख्याल है मज़ साहब की आवाज़ में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जी 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 मज़ साहब, उधर अगर उनको एक खदशा ये है कि जब इंट्रा-सिटी ट्रांसपोर्ट शुरू होगी तो उसमें ये वायरस रूरल एरियाज़ में भी फैल जाएगा। लेकिन देखिए, हम इतना ज़्यादा, वो तनकीद तो अपनी जगह है, करनी भी चाहिए, बहुत सी ऐसे इक़दाम हैं जिस पे शदीद तनकीद होनी चाहिए, लेकिन इसकी रिसर्च हुई है कि ये वायरस क्यों नहीं फैला पाकिस्तान में जितना बाकी दुनिया के ममालिक में फैला है। हम इसको मुख्तलिफ चीज़ों में ले रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारी यहाँ टेस्टिंग ज़्यादा नहीं हुई है, बिल्कुल ठीक है, हमारी यहाँ टेस्टिंग ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन हमारी यहाँ लॉकडाउन जो है वो चाहे वो 60% हो, आप 40% कहें या कुछ लोग उसे 60% कह रहे हैं, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ये आए हैं कि आपने सबसे पहले तो आपको जैसे ही वायरस हुआ आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वायरस कहाँ से आ रहा है। उसमें आपकी मिस हैंडलिंग हुई, ताफ्तान के मसले पे मिस हैंडलिंग हुई, लेकिन आपने आइडेंटिफाई कर लिया। और अब भी अगर आप देखें तो अगर आप 1-2 और गलतियां नहीं करते शुरू में तो शायद वायरस इतना भी नहीं फैलता जितना फैल गया उसमें। लेकिन सिचुएशंस आज भी क्या है कि आपने अभी फिगर्स दी कि आपकी अभी डेथ टोल जो है पिछले 3 महीने में वो 800 है उसमें, और जो टोटल जो लोग जो है उसमें उस ज़ाहिर है अभी हॉस्पिटल में हैं उनकी तादाद भी हज़ारों में है। लेकिन बाकी दुनिया में क्या है? बाकी दुनिया में ये फिगर्स लाखों में है। तो आज भी सिचुएशंस आपके यहाँ उतनी जो है वो ग्रेव नहीं है जितनी सिचुएशंस दूसरे ममालिक में है। तो हमारे यहाँ अब भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब ये जो ट्रांसपोर्ट वाली बात है, अब हमें इस वायरस के साथ अपनी ज़िंदगी के रवैयों को तब्दील करना होगा, एक नए निज़ाम के साथ हमें जीना होगा।
और उस निज़ाम में बहुत सी तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी। हमें अपनी ज़िंदगियों में भी तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी और हुकूमत को अपने इंतज़ामात में भी तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी। मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि कोई डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा या सानिया निश्तर, असल चीज़ ये कि उन इक़दामात के नताइज क्या आए हैं। अगर आपने 85 लोगों तक जो है वो कैश पहुंचा दिया, तो 85 लोगों का मुराद क्या है कि 85 लाख फैमिलीज़, अगर 85 लाख फैमिलीज़ में तक आपने कैश पहुंचा दिया है और मज़ीद पहुंचा रहे हैं, तो ये इतनी बुरी फिगर्स नहीं हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि देखिए, हमारे पास डेटा नहीं है आज तक। हमारे पास क्या हमें पता है कि इस मुल्क में गुर्बत कितनी है? क्या हमें पता है कि गरीब की डेफिनेशन हमारी लॉ बुक्स में क्या है कि गरीब होता कौन है, फ़कीर होता कौन है, मलंग होता कौन है, मज़दूर को की तारीफ़ क्या है, और मज़दूर के साथ जो फैक्ट्रीज़ में जो लेबर लॉज हैं वो क्या एग्जिस्ट करती हैं उस चीज़ में। अब आप ट्रांसपोर्ट पर आ जाएं, जिसकी आपने बेसिक क्वेश्चन किया। देखिए, ट्रांसपोर्टर्स की भी अपनी जगह जो है वो बात दुरुस्त है कि जी हम अगर एक पैसेंजर्स को छोड़ के और सीट टू सीट बैठाएंगे तो हमारा तो गुजारा नहीं हो पाएगा। लेकिन वो हड़ताल नहीं करेंगे। वो ऑलरेडी उन्होंने हड़ताल की, तो उनकी हड़ताल जो है वो उनको खुद नुकसान पहुंचाएगी। वो ठीक है कि गवर्नमेंट को निगोशिएट करना चाहिए। अभी तो सबसे बड़ा खदशा ये है कि जब कराची में ट्रांसपोर्ट खुलेगी, तो कराची में तो ट्रांसपोर्ट मेस है। कराची में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो 100%, उसमें कोई एक बस, मिनी बस ऐसी नहीं है जिसके पास सर्टिफिकेट्स हो। आपने ऑनलाइन देखिए, मेट्रो क्यों नहीं शुरू करते? मेट्रो से आगाज करें। मेट्रो से सबसे आसान तरीका है मेट्रो को मैनेज करना। बिल्कुल इसी तरह ऑनलाइन बस सर्विस जो है, जैसे कराची में जो पाकिस्तान भर में ऑनलाइन प्राइवेट टैक्सी हैं, उबर और करीम हैं, उनको क्यों नहीं खोल रहे आप? उसमें तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं है, उसमें एसओपीज फॉलो करना इतना मुश्किल नहीं है, और वो इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए उबर और करीम फिर मैनेजेबल है, मेट्रो फिर मैनेजेबल है। तो आप वहां से आपने इब्तिदा नहीं की, आपने अब एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट गए, ये अगर आपने एसओपीज बना दिए तो ये 2-3 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं कर पाएंगे आप। राइट आरिफ निज़ामी साहब की तरफ भी चलती हूँ। निज़ामी साहब, अब क्योंकि बात हो रही है कि हुकूमत की कन्फ्यूजन क्या है, हुकूमत किस तरह जो है, क्योंकि हमने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब के कुछ पहले एक बयान आया, फिर दूसरा बयान आया, अब इसी तरह की कन्फ्यूजन जो है वो हुकूमती जो स्पोक्स पर्सन हैं उनमें भी पाई जाती है। ज़रा आपको सुनवा देती हूँ कि आज शहबाज गिल साहब ने क्या बात की, और फिर मैं आपसे इस पे जो है वो आप पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी। एक बहुत ही मिसकंसेप्शन बना ली गई कि शायद जो लॉकडाउन है उससे कोरोना खत्म हो जाना है। हमारे सामने एग्जांपल्स हैं कि जिन जिन मुल्कों में बहुत सख्त तरीन लॉकडाउन भी हुआ, वहां पे भी बाद में कोरोना वापस आ गया। और फिर पूरी दुनिया में ये भी जो माहिर हैं वो ये भी कह रहे हैं सारे कि कोरोना का कोई पता नहीं, अभी साल 2 साल या इससे भी ज्यादा हमारे साथ रहे। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें इसके खत्म होने का वक्त नहीं पता और लॉकडाउन भी इसे खत्म नहीं करता, तो फिर लॉकडाउन इसका सोल्यूशन नहीं है, बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन या TTQ जो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटाइन है, वो इसका असल में सोल्यूशन है। देखिए, ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिन्हें हमने अंडरस्टैंड करना है। सारी चीजें सख्ती से अचीव नहीं हो सकती। हम शायद कॉलोनियल माइंडसेट में हैं, हमारे ऊपर एक कॉलोनियल गवर्नमेंट रही, ब्रिटिश एरा में रहे, तो हमें अभी तक यही लगता है डंडे मार के सख्ती करके ही कानून पे अमल दरामद। अच्छा निज़ामी साहब, एक तो ये कि फिर ये कन्फ्यूजन फैला रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो हल नहीं है, लॉकडाउन से फ़वाइद बहुत ज़्यादा हासिल हुए हैं। फिर ये जो भी हम अभी मल साहब से भी और साहब से बात कर रहे थे, जो ट्रांसपोर्ट का मसला है, उसमें आप जब तक इसमें सज़ा नहीं रखेंगे, कोई आप इसमें जो है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेंगे, जो SOPs फॉलो नहीं कर रहा तो कोई उसको फॉलो नहीं करेगा। गिल साहब कह रहे हैं ये कॉलोनियल माइंडसेट है, इस तरह नहीं हो सकता, और किस तरह आप इस तरह तो फॉलो नहीं करवा सकते। सर, योर स्टांस ऑन दिस, हुकूमत कितनी कंफ्यूज है खुद? ये शहबाज गुल साहब ने कहा ये बड़ी जाहिलाना बात है, लेकिन यही बात जो है ये बाकी लोग भी कह रहे हैं। वो जो हमारे जो उमर साहब हैं वो भी यही बात करते हैं, असद उमर साहब, कि जी लॉकडाउन इस मसले का हल नहीं है। तो इस मसले का हल क्या? और फिर ये कहना कि जी ये आमराना है और कॉलोनियल है। जिस मुल्क ने लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली से फॉलो किया उन्होंने खोलना भी शुरू कर दिया। तो ये कहना कि इसका हल और क्या है लॉकडाउन के अलावा और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, हमने ये किया कि हमने तो लॉकडाउन शुरू से किया ही नहीं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब कई दफ़ा ये कह चुके हुए हैं
कि मैं नजरियाती तौर पे बिलीव नहीं करता लॉकडाउन में इसमें गरीब मारा जाएगा, लेकिन अभी तक तो हम वैसे देखा जाए तो कम से कम कता कलामी की माफी, वजीर आजम का नजरिया है क्या? कभी वो ये कहते हैं कि कभी वो क्रेडिट लेते हैं लॉकडाउन से जो अचीवमेंट्स हैं, कभी वो कहते हैं अशराफिया का है, तो मुझे तो उनका नजरिया फ्रैंकली स्पीकिंग समझ नहीं आ रहा। देखिए, हमारे यहाँ बड़ा अफसोसनाक बात है कि वाकई ये कॉलोनियल माइंडसेट है कि वजीर आजम जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, उनके जो सो कॉल्ड टेक्निकल मशीर हैं, साइंसी मशीर होने चाहिए, वो उसको आगे बढ़ाते हैं। कम से कम अमेरिका में ये बात तो है ना, आप मानेंगे कि वो अमेरिकी सदर से इख्तलाफ भी करते हैं। उनके जो टेक्निकल है, जो डॉक्टर फॉकी फॉर एग्जांपल, सख्त इख्तलाफ राय करते हैं। क्लिंटन ट्रंप का पास चले तो उनको फौरन मुबारक कर दे। यहाँ तो हमारे यहाँ ये है कि जो यस मैन टाइप का जो कल्चर है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं, कभी वो कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन, वो क्या होता है स्मार्ट लॉकडाउन, मेरी समझ में नहीं आया। नई नई टर्म, फिर खुशामद की खातर ये कहा जाता है कि अमेरिका और बरतानिया इसको फारिग कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो ये इस किस्म की बातें, ये बात ठीक है अपनी जगह पे कि लॉकडाउन इंडेफिनेटली नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन मुल्कों में लॉकडाउन यूज किया जा गया है, उनमें कुछ मुल्कों में तो बहुत कम अमवात हुई हैं। खासतौर पर जहाँ जहाँ ख्वातीन इत्तेफाक की बात है कि चीफ एग्जेक्टिव रही थी, उन मुल्कों में बड़ी स्ट्रिक्ट तरीके से लॉकडाउन हुआ है और अब वो खुलना शुरू हो गया। फिर जिन मुल्कों में बहुत ज्यादा है, उधर भी जब ग्राफ अब नीचे जाना शुरू हुआ है, और पहले प्लेटो था, अब नीचे जाना हुआ है, तो उन्होंने लॉकडाउन को मरलावाल ईज करना शुरू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में तो अभी लॉकडाउन जो है वो आप खोल दिया, लेकिन साथ ही जो कोरोना वायरस स्केल केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर अभी अमवात की प्रोपोर्शनलिटी कम हो, लेकिन रेशियो बड़ा खतरनाक है। और ये जो कोरोना वायरस के शिकार है, ये WHO के मुताबिक जुलाई के महीने तक 2 लाख से ऊपर हो सकते हैं। ऐसे ही औरी साहब की तरफ जाऊंगी। औरी साहब, अभी आपने भी सुना शहबाज गिल साहब को, तो मेरा तो सवाल यहाँ पे ये बनता है कि अगर आप ये कह रहे हैं इनसे, जो ये उन्होंने कॉलोनियल माइंडसेट की बात की, वो जब एंकर हजरात ने पूछा कि अगर SOPs फॉलो ना हुए तो क्या इस पे आप कोई एक्शन ले सकते हैं? एक्शन का मतलब जाहिर है यही था, डिसिप्लिनरी एक्शन, कि आप कोई फाइन कर दें, कोई जुर्माना कर दें, कुछ उस तरह जो है वो अकाउंटेबिलिटी उस तरह करें। तो उस पर उन्होंने कहा जी ये तो बहुत कॉलोनियल माइंडसेट है, डंडे की जोर पे ये चीज़ें नहीं हो सकती। सर मेरा ख्याल है जो महज़ब माशरे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड, डेवलप्ड नेशंस हैं, उनमें भी इसीलिए लोग कानून फॉलो करते हैं, बिकॉज उनको डर होता है कि ये आगे से इसका जो है वो रिप्रिकॉशंस आएंगे, हमें कोई जुर्माना देना पड़ेगा, हमें इसकी सज़ा होगी। देखिए, शहबाज गिल साहब से बात करो तो कहते हैं मैं 5 साल वहाँ पढ़ाता रहा हूँ, पता नहीं अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में। उनको ये पता नहीं है कि कम से कम 102 कंट्रीज ने इसी कॉलोनियल तरीके के साथ जो है लोगों को बंद किया था और उनको कहा था कि तुम बिल्कुल ही निकलेगे। वो यहाँ तक बालकनी में नहीं आने देते थे। देखिए, एक बात याद रखें, जब कोई बीमारी होती है ना तो आप डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या करना है। पाकिस्तान के 100% डॉक्टर्स, 100%, एक भी शायद ऐसा ना हो जो इस बात पे कहता हो कि लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है। कोई सूबे का डॉक्टर डरते हुए बोलते नहीं होंगे, लेकिन कहते जरूर है कि लॉकडाउन इसका, और पहले दिन से उन्होंने कहा लॉकडाउन। पंजाब के अंदर आप अंदाजा करें, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर जब बात शुरू हुई कि हम जो है अपना सैंपल, आप चूंकि डॉक्टर आप समझेंगे, हम सैंपल लेना है, जिसके उसको कहते हैं रैंडम सैंपल क्लस्टर बना के लिया जाता है और उससे देखेंगे क्या सूरत है। तो उसमें सबसे पहली चीज होती है कि आप लॉकडाउन करते हैं और एक कम्युनिटी को सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर पूरी कम्युनिटी में से अगर कोरोना निकला है तो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आपका लॉकडाउन नहीं होगा। आपने एक कम्युनिटी में सर्वे शुरू किया, वो 5 मिनट में बंदा निकला और जाकर गुजर खान पहुंच गया, तो आपको तो सर्वे खत्म हो गया। दुनिया के किसी रिसर्च की बुनियाद के ऊपर भी ये चीज नहीं थी। तो आपने डॉक्टर के पास तो नहीं गए, आपने तो अपने तौर पे ये सोचना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो भूखा मर जाएगा। और पहले दिन से जो प्राइम मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान को ये खबरें दे रहा हो कि हम भूख से मर जाएंगे, हम भूख से मर जाएंगे, हम भूख से मर जाएंगे, उसने एक फियर क्रिएट कर दिया। लोग निकल खड़े, किसी ने एक सामान उठाया, दूसरे ने उठाया, इसको दिया, इसको दिया। दूसरी चीज जो है कि पाकिस्तान में, अल्लाह का शुक्र इसलिए है, पाकिस्तान में कभी फिगर पढ़े, मेडिकल एनालिसिस देखें कि जहां दुनिया में मर रहे हैं वहां एवरेज एज जो है, लॉन्गेविटी बहुत ज्यादा है। और उसमें इफेक्ट वो हो रहे हैं कि जो बूढ़े हैं 70 एंड अबव हो रहे हैं और वो ज़ाहिर बात है प्रोन टू होते हैं इस इलनेस के, और उनके अंदर सूरत हाल ऐसी होती है। पाकिस्तान में चूंकि 68-67% लोग यूथ के हैं तो उनकी जो इम्यूनिटी ज्यादा होती है, इसलिए हमारा डेथ रेट कम है, लेकिन हमारा इफेक्ट होने वाले लोगों का रेट उतना ही है जितना कहीं दुनिया में किसी मुल्क में होता है। अब अगर हम ये कहें कि देखो जी इसका कोई ताल्लुक नहीं, तो अफ्रीका में तो कहीं भी नहीं हो रहा।
न अफ्रीका में तो ना सेहत है, ना साफ पानी है, ना बिजली है, ना कुछ और चीज़ है, ना डॉक्टर उतने ज़्यादा हैं। अफ्रीका के सारे मुल्क खाली पड़े हैं। मतलब यह कि आपके साथ क्या हो रहा है और आप क्या करते हैं। और दूसरी चीज़ ये देखें कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में डील करना सीखते हैं। कॉलोनियल माइंडसेट आज बातें करता है तो उठा देना, पुलिस को बाहर फेंकें, CRPC PPC खत्म कर दें। जिस मुल्क के अंदर इशारा जो होता है उसका अपना ट्रैफिक का, उसके सामने पुलिस खड़ी होती है, यानी जिस मुल्क, ये हमारा माइंडसेट है पूरा। पुलिस कई दुनिया में इशारे के ऊपर नहीं खड़ी होती है, हमारे यहाँ खड़ी होती है क्योंकि हमने इशारा तोड़ना होता है। उसके बाद वहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि आपकी अपीलों से, आपकी बातों से कौन निकलेगा? जो मुल्क जो है वो रात को जनाब वो निकले और पीछे जाके 4 बच्चे बिठाए हों और पुलिस वाला पूछे उससे कि भाईजान कहाँ जा रहे हो, तो कहे जी मैं तो बच्चों को लॉकडाउन लिखाने चला आ रहा हूँ। ये जिस मुल्क के अंदर माइंडसेट हो, उसके अंदर सारी जिंदगी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होता यह है कि शुरू, और अगर हम पहले 15-20 दिन कर लेते, मैं सही बात कहता हूँ, 1 महीना भी हम कर लेते और 1 महीने तक हम सर्वाइव कर सकते थे, और हम रूट्स पता कर लेते उसकी, जैसे कहते हैं ना कि इसकी ट्रेजेक्टरी बना के हम देख लेते कि कहां कहां वायरस के उसकी लोग पहुंचे, हमें पता चल जाता। आपको मैं बताऊं 2008 में बर्ड फ्लू का आया था फरवरी के अंदर, एक मानसेरा में एक फार्म हुआ था, WHO पहुंच गई थी, पता चल गया वहां 8-10 लोग जहां वर्कर्स हैं, पूरे पाकिस्तान में पागलों की तरह वो घूम गए थे, और उन्होंने 2 वर्कर्स को ढूंढ लिया था, एक मर गया था, और उनके जितने भी लोगों को देख के 1 महीने में कंट्रोल हो गया था, क्योंकि अंदाजा था कि ये चीज होनी है। कई लाख मुर्गियां जो थी वो जिंदा मार के, उसका आपको पता है कराची के अंदर दफन कर दी गई थी। मसला यह है कि इतनी कंफ्यूजन है। जिस मुल्क के अंदर वजीरों का एक ही काम हो कि मैंने फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ क्या बकवास करनी है, वो कहता है मैंने सिंध गवर्नमेंट के क्या बकवास करनी है, वहां क्या रह जाएगा पीछे। अच्छा, और इसी पॉइंट को इसी को आगे बढ़ाऊंगी, बहुत बुरा हाल है, क्योंकि इसका जो आगे इसकी जो रैमिफिकेशंस हैं, इसकी जो अक्कासी है, वो ऑब्वियसली फिर आपको पब्लिक में और वो जो रिएक्शन है वो नजर आता है। मतलब पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से कोई फैसला ठीक तरह इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। अभी प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि अभी जो कराची के ताजर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो ये कह रहे हैं कि हम अब पूरी रात जो है वो बिजनेस करेंगे, जेलें भरनी है तो भर दो। अच्छा, इससे पहले ये भी खबरें आ रही थी कि कुछ चंद हजरात PTI के जो है वो उनको उकसा रहे हैं, वो जाके उनको कुछ और बात जो है वो बता रहे हैं, और यही हमने देखा कि क्योंकि पॉलिसी का तसलसल नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, सिंध गवर्नमेंट कुछ और कर रही है, उसकी वजह से जो पोलराइजेशन है उसका ये आपको इकास जो है वो नजर आता है। इस पे क्या कहेंगे? ये टाइम था कि हम यूनाइटेड रहते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि अपनी काबीना की जो स्ट्रेंथ है उसको कम करें। ये जो 20-25 एडवाइज़र्स हैं और 20-25 एडवाइज़र्स जो हैं वो 50 या 100 के करीब एडवाइज़र्स देते हैं, वो वज़ीर आज़म को कंफ्यूज कर देते हैं। अब ये शहबाज गिल साहब जो है, ये क्या इनका अपना विजन क्या है? ये लॉकडाउन को क्या समझते हैं? किसने ये बात की है कि लॉकडाउन से वायरस ख़त्म होता है? कोई एक नाम बताएं कि लॉकडाउन होता क्यों है? ये पता है शहबाज गिल साहब को कि लॉकडाउन होता क्यों है और क्यों किया गया लॉकडाउन और क्यों किया जाता है लॉकडाउन? जब आप डॉक्टर हैं, आपको उससे ज़्यादा बेहतर पता है कि अगर मुझे फ्लू का अटैक हो तो सबसे पहले डॉक्टर ये कहता है कि आप 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन आराम करें घर के ऊपर। आप जब डेंगू हुआ था तो क्या एडवाइस आती थी कि भाई इस टाइम पे शाम के वक्त सनसेट के करीब जो है आप घर से बाहर ना निकलें, इसी तरीके से अर्ली मॉर्निंग जो है अवॉइड करें। तो आपको पता होता है कि वायरस से किस तरीके से या किसी भी वबा से या किसी भी उससे आप किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं। डेंगू से आप किस तरह बच सकते हैं, उसका मशवरा दे दिया गया कि इस तरह कोशिश करें तो आप डेंगू से बच सकते हैं। साफ़ पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से, ये सारी चीज़ें आप बताते हैं उससे। अब एक ऐसा वायरस है जिसका पता नहीं है आपको, यानी मुझे नहीं पता कि मुझे वायरस है, आपको नहीं पता कि आपको वायरस जो है वो हिट कर चुका है। तो इसलिए लॉकडाउन इसलिए कहा जाता है कि चूंकि आपको ये पता नहीं है कि ये वायरस किस वक्त कहाँ हिट करेगा, तो इसको कम से कम ह्यूमन प्रेजेंस जितनी होगी उससे बेहतर है कि आप वायरस को रोक सकते हैं फैलने से। और उस दौरान आप वो काम कर सकते हैं कि आपने इससे बचाव के क्या क्या तरीके करने हैं। इससे ज़्यादा लॉकडाउन का मकसद नहीं होता, लेकिन चूंकि अब शहबाज गिल साहब ने यही गालबन मशवरा वज़ीर आज़म को दिया होगा, और इसके साथ ही बाकी जो मुशीर हैं वो भी इसी तरह के मशवरे दे रहे हैं उनको। यानी जहां से वज़ीर आज़म को मशवरा लेना है, राइट, वो उनसे अगर आप प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करें, वो डॉक्टर से, जिस तरह अभी औरिया साहब भी कह रहे थे,
और डॉक्टर्स आपको यही मशवरा देंगे कि जी जितना कम आप जो है वो चीज़ों को खोलें इस स्टेज पर उतना बेहतर है। देखिए भूख से लड़ना, सिचुएशन खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट फैल सकती है, सारी बातें हैं। लेकिन अगर आपने एकदम ईज डाउन कर दिया, सारी चीजें खोल दी, तो एम्प्लॉयमेंट मिले ना मिले वायरस मिल जाएगा, वायरस फैल जाएगा और इसका आदमी को वायरस हिट करेगा तो क्या हो सकता है। बिल्कुल, मैं जरा निज़ामी साहब की तरफ चलती हूँ और हमें रहमान अज़हर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। निज़ामी साहब, यही बात जो भी हम कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट कोई और बात कर रही है, सिंध गवर्नमेंट कोई और बात कर रही है, और उसके ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही है। बाकायदा जाके ताजर बरादरी को उकसाया जा रहा है, पीटीआई के लोग जो हैं वो उकसा रहे हैं, जाके उनको कह रहे हैं नहीं जी आप इस तरह करें। अब उसका हमने जो देख लिया रद्द अमल कि ताजर बरादरी ने कहा है कि जेलें भर दो, हम पूरी रात बिजनेस करेंगे, जो करना है कर लो। इसका ये अब क्या मतलब, इससे क्या हम आगे किस तरह निकलें, क्योंकि ये टाइम है कि हमने एक साथ मिलके कोई पॉलिसी जो है वो तय करनी थी। सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कर रही है, लेकिन हमारी हुकूमत को समझ नहीं आ रही। जी आप ये दुरुस्त फरमा रही, जिस तरह बहुत सारे ममालिक में, जैसे नॉर्वे की जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जर्मनी की चांसलर है, अगर उनकी पहली भी लीडरशिप मुसलमान है, लेकिन जो लीडर इस क्राइसिस में जिन्होंने बड़े डिसाइसिवली और बड़ी फैसला कुन अंदाज से और सही फैसले, दुरुस्त फैसले किए हैं, उनकी लीडरशिप उभरी है। जिनमें ये मौका होता है जबकि इम्तिहान होता है जिसमें लीडर जो हैं वो उभरते हैं। पाकिस्तान में इसका बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसके और इनकी पार्टी इसके इर्द गिर्द पॉलिटिक्स कर रही है और बड़ी अफसोसनाक और खतरनाक किस्म की कर रही है। मसलन ये मौका है कहने का कि जी हम आ रहे हैं कराची में आपका कुछ नहीं है क्योंकि हम वहाँ से ज़्यादा हैं, हम कराची भी ले लेंगे हम, फिर उन के गवर्नर इंगेज कर रहे हैं, इनके मिनिस्टर इंगेज कर रहे हैं। तो मकसद कहने का कल को अगर सिंध के चीफ मिनिस्टर ये आवाज़ लगाएं या जरदारी साहब या बिलावल साहब कि सिंध में क्योंकि हम इलेक्टेड ना, आपका कोई हिस्सा नहीं है, तो ये कौमी यकजहती के लिए क्या होगा। इसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि मुराद अली शाह जो है उनकी लीडरशिप जो है ना वो उभरी है। पीपल्स पार्टी को फायदा हुआ क्योंकि उन्होंने फैसला कुन इकदाम किए, अगरचे शायद वो भी बहुत बेहतर कर सकते थे, लेकिन बाकी मुल्क के मुकाबले में और फेडरल गवर्नमेंट के मुकाबले में उनके ज़्यादा फैसला कुन और मतलब बर वक्त इकदाम थे। उनको भी एक बहुत बड़ा मसला है कि वो फेडरल गवर्नमेंट उनके राह में मुजाहम है और एक करेक्टर असैसिनेशन का तोमार खोल दिया गया उनके, क्योंकि इस मुल्क में नायब की सरगर्मियां हो बाकी हो, इट इज बिजनेस एज यूजुअल जहाँ तक ऑपोजिशन का तल्लक है। तो जो आप बात कह रही हैं कि कंसेंसस बिल्डिंग जो है वो तो बिल्कुल उसका कतन फुकदान है और ये एक बड़ा अफसोसनाक चीज़ है कि ये बिल्कुल। निज़ामी साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट हियर। जो कंसेंसस बिल्डिंग है उसका नुकसान अब ये हो रहा है कि जिस तरह के हमें कराची से बयानात नजर आ रहे हैं, रद्द-ए-अमल इस तरह का आ रहा है, तो एक डेंजरस सिचुएशन है। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद रहमान साहब की तरफ जाऊंगी और उनसे भी इसी मौजू पे बात करेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और रहमान अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो रहमान, वेलकम बैक। आप बड़ा ही देर फंसे रहे, अमेरिका में फंसे रहे, आपने खुद ये सिचुएशन जो है वो खुद झेली है, खुद देखा है कि क्या सिचुएशन है कोरोना की वजह से। सो गुड टू हैव यू बैक। अब ज़रा अगर बात करें, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो कौमी यकजहती है जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। और बार बार हम ये देखते हैं कि एक बयान फेडरल की तरफ से आता है, उसकी जवाब में जो है वो सूबे की तरफ से बयान आता है। ज़ाहिर सिंध और वफाक की बात हो रही है। हम वी वर जस्ट थिंकिंग कि एनसीओसी का जब फोरम मौजूद है, ये लोग वहाँ पे बैठ के नहीं डिसाइड कर सकते कि ये बयानबाजी नहीं होगी, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन फैलती है, इससे पैनिक क्रिएट होता है। लेकिन आई थिंक इस वक्त एजेंडा सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, कोरोना कहीं पीछे रह गया है। बहुत शुक्रिया मारिया, थैंक यू सो मच। और जो आपसे वहां से भी बात हुई थी और आपका भी शुक्रिया कि आपने जो मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग थे जो कि अमेरिका में थे, उनका जो इशू आपने रेज किया। आई थिंक ये बहुत सारे लोग अभी भी इस इंतजार में हैं, वो वापस आना चाहते हैं और अभी कुछ फ्लाइट चली हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि
गवर्नमेंट जो है वो बाकी भी जो लोग वहां पर हैं जो वापस आना चाहते हैं उनको जल्द से जल्द आने के लिए जो है वो फ्लाइट्स की तादाद जो है वो बढ़ाई जाएगी। अब आते हैं जो आप बात कर रही हैं कि यूनिटी कहाँ गई। हमने बहुत सारे मामलात पर देखा है कि यूनिटी जो है वो नजर आती है। आप कश्मीर के मामले को ले लें, जब 27 फरवरी वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद भी सब इकट्ठे हो गए थे और बतौर जर्नलिस्ट मुझे ये लग रहा था जब हमने इस इशू को कवर करना शुरू किया कि इस मामले पर भी वैसा ही होगा। ये कोई ऐसा पॉलिटिकल इशू नहीं है कि इसके ऊपर जो है वो जहां पर जो है वो ये इतनी डिवीजन हमें जो है वो नजर आएगी। मगर मेरा ख्याल है उसके बाद जब ये मामला लंबा चला है और जब ये फोरम बन गए और जब इस पर जो है वो बयानबाजी शुरू हो गई तो उसके बाद ये मामला जो है वो जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसके बाद सियासी होता गया। देखिए जो हालात या पॉइंट स्कोरिंग जो है वो लीडरशिप लेवल पर नहीं हो रही, वो वजीर आला सिंध या वजीर आजम इमरान खान के लेवल पर नहीं हो रही उस तरह से। वो हल्के फुल्के बयानात हम कहीं देखते रहते। मसला जो है जो आपकी लीडरशिप के जो नीचे लोग हैं, जो एक अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या कहीं से कोई शिकायत आती है उसके बाद वो जवाबन अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जो है वो बड़ा जरूरी समझते हैं और वो उसका फिर तुनकी ब तुनकी जो है वो उसका जवाब देते हैं और फिर जो है वो एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है कि जिसके बाद जो है वो हर रोज हम उसके बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ मेरा ख्याल है यहाँ पर चीजें जो है वो इस मामले में जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो खराब की हैं। वजीर आजम अपने नीचे जो लोग थे उनको कह सकते थे कि भाई आपको नहीं जवाब देना या इस मामले पर सियासत ना करें। क्या आपको लगता है कि वजीर आजम इमरान खान आज कहें कि शहबाज गिल हो या जो बाकी लोग हैं, पहले फिरदौस आशिक आवान थी, वो जवाब नहीं देंगी या उनको मना कर देते, तो उसके बावजूद वो लोग करते? यही हाल जो है वो सिंध हुकूमत का भी है। सिंध हुकूमत की तरफ से अगर सईद गनी और मुर्तजा वहाब जवाब देते हैं तो अगर वजीर आला सिंध सईद गनी या मुर्तजा वहाब को कह दें कि आपने जवाब नहीं देना, तो आपको लगता है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकिन माजरत के साथ यहाँ पे सिंध में तो वजीर आला जो है खुद बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बड़ी लंबी लंबी करते हैं और उसमें वो जवाब तुर्की बाय तुर्की वो खुद जो है वो जवाब देते हैं। तो वजीर आजम एक वो मेरा ख्याल है वो एक चिंगारी छोड़ देते हैं, उसके बाद जो है वो रिबटल्स आना शुरू हो जाते हैं। वहाँ तो वजीर आला की सतह पे हो रही हैं चीजें। देखिए ये जो मामलात है ना मारिया, ये सियासी, इसमें सियासत थोड़ी बहुत होगी, लेकिन मसला पता क्या होता है कि मसला जब ये होता है कि आप जब वो लाइन क्रॉस कर लेते हैं, आप हल्की फुल्की सियासत हर इशू पर होती है। हमने देखा है अपोजिशन की जमातें हैं वो तनकीद करती है, मगर जब तनकीद जो है वो सियासत में बदल जाए तो वो फिर वो जो है वो तनकीद नहीं रहती। तो मेरा ख्याल है इस इशू के ऊपर भी हमने यही देखा है कि एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है जिसको अभी कोई रोक नहीं रहा, और दोनों तरफ से ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने लोगों को रोक रही है, ना सिंध हुकूमत वाले पीपल्स पार्टी वाले जो है वो अपने लोगों को रोक रहे हैं। सही, ठीक है, बट आई जस्ट से कि ओनस जो है दैट लाइज ऑन द फेडरल गवर्नमेंट मोर, बिकॉज जाहिर है प्राइम मिनिस्टर पे जो है ओनस ज़्यादा है, ताकि शुरुआत जो है मेरा ख्याल है वो फेडरल की तरफ से हुई और सिंध फिर आगे जवाबी जो है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या जवाबात जो हैं वो देता है। अच्छा मलिक साहब आपकी तरफ आऊँगी, एक और मसला जो अब हम देख रहे हैं कि साथ ही साथ इसके जो ये कोरोना का इशू चल रहा है उसके साथ ही साथ जो इस वक्त एहतसाब की बातें दोबारा से जो हैं वो शुरू हो गई हैं, उस पर लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। शेख रशीद साहब उस पर क्या कह रहे हैं जरा मैं पहले वो सुना देती हूँ, फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर लूँगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रही है कि नैब खत्म कर दो। उनको पता है कि ईद के बाद 31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेर देगी, ऐसा झाड़ू फेर देगी क्योंकि वो जो इन्होंने मजे लिए हुए हैं जमानतों के और दूसरी चीजों के, ये सब फारिग हो जाएंगे। शहबाज शरीफ अपना सॉफ्टवेयर ही बदले तो बच सकता है, वरना ये लॉकडाउन जो है शहबाज शरीफ के लिए लॉकअप का प्रोग्राम है। जी मैं साहब, सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो करवाना ज़रूरी है। अब ये ऑपोजिशन पहले तो ऑपोजिशन ही कह रही थी कि जी ये एहतसाब के नाम पे इंतकाम हो रहा है, लेकिन हमने गुज़िश्ता दिन देखा कि PMLQ की लीडरशिप जो है उन्होंने भी यही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा जी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो की जा रही है। खोसा साहब फॉर्मर चीफ जस्टिस वो ये बात कर चुके हैं। अब हुकूमत कह रही है नहीं जी ये तो एहतसाब हो रहा है और ये हम जो है वो जिसने पैसे खाए हैं हम निकलवाएंगे। बिल्कुल करें, लेकिन मसला ये है कि ये चीज़ें बयानात की हद तक जो है वो रह जाती हैं। हमने देखा पिछले 2 साल से यही देख रहे हैं, एक बयान दूसरा बयान, DG नैब लाहौर के बयान, आज रेफरेंस फाइल हो रहा है, कल हो रहा है, वो होता कुछ नहीं है, लेकिन उससे सिस्टम जो है वो कमज़ोर ज़रूर हो रहा है। ये हम कब रियलाइज करेंगे कि एक फिक्रा कह लूं, जी 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 मैं सिर्फ ये कह रहे शहबाज शरीफ साहब का सॉफ्टवेयर वैसे इतना लेटेस्ट है कि उसको अपग्रेडेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी मसूद साहब, वो हर वक्त अपडेट रखते।
देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ शायद कोरोना वायरस को तो फिर आप मैनेज कर लेंगे, ये जो सियासी वायरस है इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपके यहाँ, और ये इतनी तेज़ी से फैलता है जिसका अंदाज़ा नहीं। अब आप देखें कि बिल्कुल आप जिस तरह आप खुद भी कह रही हैं, एहतसाब का अमल है, अमल जारी रहना चाहिए। किसने रोका है? नैब को किसी ने रोका है कि कोरोना वायरस की वजह से आप नैब जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक दें, सारे केसेस बंद कर दें? करते रहें। लेकिन ये जो चीज़ें इसके सिर्फ दो ही मकासद होते हैं। जब आप एकदम पॉलिटिक्स को ऐसी सिचुएशन में जहां नेशनल यूनिटी की ज़रूरत हो वहां आप डिसयूनिटी की तरफ जाए तो उसका सिर्फ एक मकसद होता है माफ़ कीजिएगा, कि कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम्स लाहक हो रही हैं जिसकी वजह से आप अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। इसी वजह से चीज़ें डाइवर्ट हो रही हैं। इसी वजह से अभी आप जो शुरू में बात की कि पीटीआई के यहाँ के जो लोग हैं वो ट्रेडर्स के पीछे जा रहे हैं, ट्रेडर्स को उकसा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि इसमें दुकानें खोलने या ना खोलने का मसला नहीं है, इसमें वायरस फैलने या ना फैलने का मसला है कि वायरस को किस तरह आप कंटेन कर सकते हैं, किस तरह रोक सकते हैं। आप खुद देखें, जिस तरह पीटीआई के लोग कह रहे हैं कराची के अंदर, पीटीआई का अपना एक एमएनए प्राइम मिनिस्टर से मिल के ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे कराची के ऊपर। नजीब हारून साहब जिन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है और अभी तक इस्तीफा वापस नहीं दिया, उन्होंने खुद ये बात की है। तो असल मसला ये है कि जो यूनिटी है वो ज़ाहिर टॉप लीडरशिप से होती है। मुझे लगता ये है कि चूंकि सिंध ने जो शुरू के इक़दाम किए, जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, बहुत ज़्यादा उसकी पधीराई हुई, वो चीज़ें कुछ लोगों को शायद हज़म नहीं हुई और ये काउंटर अटैक हुआ, और वो काउंटर अटैक आज तक जारी है किसी न किसी शक्ल में। आप बिल्कुल उसकी शॉर्ट कमिंग्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं, ये भी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो वो कर सकते थे सिंध वाले उन्होंने नहीं की। आज भी जिस हद तक कराची खोल सकते हैं उस हद तक नहीं खोल रहे। लेकिन ये याद रखें, कराची की सूरत हाल बाकी शहरों से बड़ी मुख्तलिफ है। कराची 2.5 करोड़ से 3 करोड़ आवाम का शहर है, जहाँ 50 से 60 लाख लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं, का वहां आप नहीं कायम कर सकते। तो आप जिस हद तक वायरस को कंटेन कर सकते हैं उस हद तक आपकी कोशिश होती है। तो इस तरह आप करेंगे, आप खोल दें 24 घंटे के लिए, जाके ट्रेडर बैठ जाएं, गवर्नमेंट भी छोड़ दे। लेकिन फिर अगर वायरस तेजी से फैलता है तो ये पीटीआई के जो रहनुमा उकसा रहे हैं इनको गिरफ्तार किया जाए, फिर ये जितने ट्रेडर्स उकसा रहे हैं इन सबको गिरफ्तार किया जाए और इनके समरी ट्रायल किए जाए कि अगर ये वायरस इस वजह से एकदम तेजी से फैलता है तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है तहम्मुल से काम लेना चाहिए, इंगेज करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को इंगेज करना। खुद असद उमर कई मरतबा खुर्रम शेर जमान की बातों की तरदीद कर चुके हैं, सही, उनको एक तरीके से इनडायरेक्टली शटअप कॉल दे चुके हैं। लेकिन वो चूंकि फिरदौस शमीम नकवी से ज़्यादा आगे जाके बोलना चाहते हैं, वो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलना चाहते हैं। वो कराची में जिस तरह मरकज़ में फेडरल फैसल वाडा हैं, हालांकि वो कराची के एमएनए लेकिन फेडरल मिनिस्टर हैं, तो खुर्रम शेर जमान कराची के फैसल वाडा बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनको चाहिए कि सिचुएशंस को एड्रेस करें, प्रॉपरली देखें, राइट। और उनके जो 14 एमएनएज हैं वो अपने आप को उन इलाकों में मौजूद हों, उन इलाकों में लोगों को समझाएं कि समाजी फासले क्यों ज़रूरी हैं, ना के उकसाएं। बिल्कुल। ज़रा रहमान की तरफ चलती हूँ। रहमान, जो मौलवी साहब ने भी बात की है कि डाइवर्जन टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, क्या आपको लगता है ये डाइवर्जन टैक्टिक है या देयर इज़ मोर देन व्हाट द आई मीट्स? बिकॉज पंजाब में अगर आप देखें, पंजाब की सियासत का अगर देखें तो चौधरी बरादरान के खिलाफ एक फ्रंट खोलना और इस वक्त खोलना, जबकि कुछ देर पहले से, कुछ महीनों से जो है ये खबरें आ रही थी कि मामलात ठीक नहीं है, मौलाना साहब का जो धरना था उसके लिए जो है समझा जाता है देर रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा और भी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बीच में हैं। फिर साथ ही साथ जहांगीर खान तरीन साहब का जो मामला है, क्या आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो एक साथ हो रही हैं ये सिर्फ डाइवर्जन टैक्टिक की नज़र से आप इसको देखेंगे, या आप समझते हैं कि पंजाब में कोई एक नया फ्रंट खड़ा हो सकता है, एंटी पीटीआई फ्रंट खड़ा हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो एहतसाब की बात है, मारिया, वो वजीर आजम ने एक लफ्ज, जो क्योंकि हम लॉकडाउन पे पहले बात कर रहे थे, तो वो स्मार्ट लॉकडाउन उन्होंने जो है ना, वो हमने एक लफ्ज सुना है। तो ये मेरे ख्याल जो एहतसाब है ना, ये भी स्मार्ट एहतसाब है। तो ये एहतसाब जो है वो आपको कहीं कहीं नजर आएगा, कभी इसको मुकम्मल खत्म कर दिया जाएगा, कभी इसकी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी।
तो वो ये कॉन्सेप्ट आपको जो है वो यहाँ पर भी वही नजर आ रहा है। देखिए, जहां तक जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पंजाब की सियासत का ताल्लुक है, पहले मैं उसकी तरफ आता हूँ। जो चौधरियों का मामला है, वो चौधरियों का मामला कोई नया नहीं है, और चौधरी परवेज इलाही और मुस्लिम लीग काफ जो है जमात के इत्तेहादी तो हैं, लेकिन इनके गिले शिकवे जो है वो बड़े पुराने हैं, और ये जब से हुकूमत बनी है तब से जो है वो इनके मामला जो है वो कुछ ठीक नहीं चल रहे, और उसकी वजूहात कुछ अशखास भी हैं, कुछ पर्सनैलिटीज हैं, और कुछ जो है वो उसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनका रवैया भी है। जहांगीर तरीन जो थे वो मुस्लिम लीग काफ और जो है वो हुकूमत के दरमियान एक ब्रिज थे, और आपको याद होगा कि जब मुज़ाकरात हुए तो उस वक्त भी, जब पहले इनकी नाराजगी हुई थी तो उस वक्त भी जहांगीर तरीन ही जो थे वो उस कमेटी में थे, उस कमेटी को लीड कर रहे थे। चौधरी जो है वो थोड़ा जरा पुरानी सियासत वाले लोग हैं, उनको पुरानी तर्ज सियासत वाले लोग जो है वही उनके साथ उनका जरा चलना आसान होता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी तमाम लोग थे उनकी निस्बत जो जहांगीर तरीन थे उनके साथ उनके मामला जो है वो चल रहे थे, बेहतर चल रहे थे। फिर जहांगीर तरीन साहब को हटा दिया, जिस पर उन्होंने बड़ा एतराज किया। ये जो तारिक बशीर चीमा साहब अभी मुलाकात करके आए हैं, ये वो तमाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात कमोबेश पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ये वही हैं जो कि पहले से चले आ रहे हैं। और वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? वो तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि फैसला साजी में मुस्लिम लीग काफ जो है वो शामिल नहीं है। फिर जो मुस्लिम लीग काफ की जो डिमांड्स हैं, जो खासतौर पर उनके इज़्लाह के हवाले से और तैनातियों के हवाले से, उसमें कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मान जाती है, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उससे पीछे हट जाती है। तो ये जो चीजें हैं, ये मामलात को कहीं ना कहीं पर जो है वो खराब करती रही। देखिए, जहांगीर तरीन के जाने से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर वो आउट होते, वैसे तो मेरा तो मानना यह है कि वो अभी गए नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई जाता है एक दरवाजे से, वो जाता है तो वो दूसरे दरवाजे से वापस भी आ जाता है। तो अलीम खान की मिसाल आपके सामने है, जिस तरह से वो गए थे वो उसी तरह से जो है वो हालात में जो है वो वापस आ गए। ऊपर भी आप देखें जो वजीर आजम इमरान खान के भी करीब एक ग्रुप था, फिर उसके बाद जो है वो दूसरा ग्रुप जो है वो आ गया, पहले वाला ग्रुप दूर हो गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये ग्रुप्स जो है वो वजीर आजम के आगे पीछे होते रहते। तो अभी एक ग्रुप है और इससे पहले जो है वो दूसरा ग्रुप था, तो कोई पता नहीं ये सूरत हाल जो है वो फिर से बदल जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एहतसाब वाला मामला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब के अंदर जो है वो फायर फाइटिंग, देखिए पंजाब के अंदर अब इनको फायर फाइटिंग करना पड़ेगी। अभी थोड़े से हालात जो है वो अभी ऐसे नहीं है कि सियासी अमल उस तरह से उसका आगाज हुआ है, लेकिन जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खास तौर पर पंजाब के अंदर ये खतरा जरूर है कि अगर उनके अपने लोग, अगर जहांगीर तरीन के साथ जिनकी एफिलिएशन थी और मुस्लिम लीग काफ के लोग ये अलग हो जाते हैं, तो फिर उनके लिए पंजाब के अंदर बड़ा मसला पैदा हो सकता है। और वज़ीर आला पंजाब के हवाले से पहले से तहफ़्फ़ुज़ात है, तो जितने तहफ़्फ़ुज़ात आपको सेंटर में नजर आते हैं ना, पंजाब के अंदर जो है वो सूरत हाल और ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खराब है। बिल्कुल। मज़ा साहब की तरफ चलती हूँ। मज़ा साहब, इसी बात को आज एक आर्टिकल जो है वो छपा है जिसपे स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि कुछ पावरफुल क्वार्टर्स की तरफ से मैसेजिंग गई है वज़ीर आज़म साहब को, और उनसे ये कहा गया है कि अगर जहांगीर तरीन का मामला जो है वो ज़्यादा प्रोब किया तो मामलात ख़राब हो सकते हैं। अब इस बात को, और साथ ही साथ जो हम चौधरियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि चौधरियों का भी बेसिक जो इश्यूज रहमान ने जितने गिनवाए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ गेट को से जो है वो चल रहा है, और फिर धरना जो मौलाना साहब का था उससे और ज़्यादा वो खलीज जो है वो बढ़ गई है। तो आप समझते हैं कि पंजाब में मे बी नॉट इन द नियर फ्यूचर, मे बी इन द डिस्टेंट फ्यूचर जो है वो कोई मसला खड़ा हो सकता है, एक कोई एंटी पीटीआई फ्रंट जो है वो आ सकता है? देखिए, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई और जिन लोगों ने उसमें मदद की, चाहे वो चौधरीज हों, चाहे वो MQM पाकिस्तान हो, चाहे वो जनूबी पंजाब महाज हो, चाहे वो बलूचिस्तान BNP मैंगल हो, जाम कमाल साहब की गवर्नमेंट्स हों, जिस दिन मामला इमरान खान साहब का उन कुव्वतों से बिगड़ा, तो ये जितने भी जिनके नाम मैंने लिए हैं, यका आपको इनमें तेज़ी आ जाएगी। और वो तेज़ी हमने देखा था 1-2 महीने पहले, एकदम आई थी, पर सारी सेटल डाउन होगी। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि चौधरी कोई उसूली सियासत करते हैं, तो चौधरी बिल्कुल उसूली सियासत नहीं करते। उनके अपने जो उसूल हैं वो उनके अपने उसूल हैं। अब शेख रशीद साहब ने जिस कंप्यूटर वायरस की बात की, सॉफ्टवेयर की बात की शहबाज शरीफ के हवाले से, तो शरीफ के जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी मुझे लगता है कि कोई वायरस आ गया है।
और ये जो शेख रशीद साहब के सॉफ्टवेयर है, वो तो एक ही सॉफ्टवेयर हमेशा से यूज़ कर रहे हैं और उसी के मुताबिक वो चलते हैं और उसमें कहीं भी उनमें कहीं लोच नहीं नज़र आएगा आपको। जब उन्हें बदलना होगा वो बदल जाएंगे। लेकिन वो कल तक ये भी कहते थे मेरी और शहबाज शरीफ की मदर पार्टी एक ही है। ये भी कुछ पुराना बयान नहीं है, हार्डली 6 मंथ्स बैक। यही मैंने कहा ना कि शहबाज शरीफ के उसमें शायद वायरस आ गया है, शेख रशीद के उसमें नहीं आया होगा वायरस। लेकिन पंजाब की पॉलिटिक्स में देखिए, पंजाब की पॉलिटिक्स में फिलहाल पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई तब्दीली आने नहीं जा रही। ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो दिल में बैठी हुई हैं, देखिए मुने सलाई ने जब ये बयान दिया था ना कि शायद इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म साहब को मेरी शक्ल पसंद नहीं है, ये बड़ा हार्ड बयान था। और ये बयान सिर्फ मुने सलाई नहीं दे रहा, ये बात सिर्फ मुने सलाई नहीं कर रहा। जब मुने सलाई ये बात कर रहा है तो ये दरअसल चौधरी शुजात भी बात कर रहे हैं और चौधरी परवेज इलाही भी बात कर रहे हैं। अब इस बात को वो लेके बैठे हुए हैं। ये चीज़ हो सकता है कि आगे अगले इस साल नहीं तो अगले साल जब सेनेट के इलेक्शन हो उस वक्त ये चीज़ सामने आ जाएगी। सही। तो ये बातें जहांगीर तरीन के साथ अगर इस तरह होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो शुगर कमीशन है, जिस तरीके से वज़ीर आला सिंध को बुलाया गया है शुगर कमीशन में, उन्होंने जो उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया, उन्होंने कहा जी ये तो 2018 19 के टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। अनफॉर्चुनेटली मगर साहब मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। आपका बहुत शुक्रिया रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।